गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम कूलाम के नियम तथा इसके सदिश रूप के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कूलाम का नियम क्या बताता है? कूलाम का नियम हमें दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है, लेकिन आवेश निर्वात में होने चाहिए तथा आवेश बिंदुवत होने चाहिए। तीसरी बात, आवेश स्थिर होने चाहिए। यानी कूलाम का नियम केवल निर्वात में तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य एवं आवेश जब स्थिर हों तभी लागू होता है। आवेश अगर स्थिर नहीं हो तो बल का मान कूलाम के नियम से हम ज्ञात नहीं कर सकते। आवेश बिंदुवत होने चाहिए तथा आवेश किस में होने चाहिए? निर्वात में होने चाहिए। चलिए हम इस नियम के बारे में जानते हैं। कूलाम का नियम हमें बताता है कि जो दो आवेशों के मध्य बल लगता है, जैसे ये कोई आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, बीच की दूरी क्या है? इनके R है, इनके बीच की दूरी R है। तो इन आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी फोर्स जो लगता है वो Q1 Q2 के क्या होता है? Q1 Q2 के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तथा बीच की दूरी कितनी है? यहाँ R है। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण इस नियम को कई बार क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। यानी F जो है वो दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो यहां हम एक नियतांक काम में लेंगे। F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां Q1 और Q2 क्या हैं? दोनों आवेशों के परिमाण हैं। Q1 क्या है? ये जो आवेश है पहला आवेश, उसका परिमाण तथा Q2 क्या है? दूसरे आवेश का परिमाण है। यानी कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य, लेकिन आवेश किस में होने चाहिए? निर्वात में। तथा आवेश बिंदुवत होने चाहिए, बिंदु मात्र होने चाहिए। और आवेश क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। तो फिर उनके बीच लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों की बीच की दूरी के क्या है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां ये हमारे पास एक नियतांक आया। इसकी विमा देखते हैं, इसका मात्रक क्या है? मात्रक देखते हैं क्या है। K की वैल्यू यहां से आ जाएगी F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। बल का SI मात्रक या MKS पद्धति में मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये क्या है? बीच की दूरी है। R क्या है? बीच की दूरी। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। तो ये भी आवेश है और ये भी आवेश है, तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा? कूलाम का स्क्वायर। तो K का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तथा इसका जो SI पद्धति में मान है वो कितना होता है? 9 इंटू 10⁹। मात्रक हमने अभी निकाल ही लिया। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब हम कूलाम के नियम के सदिश रूप के बारे में जानते हैं। क्योंकि बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। यहां हमने सिर्फ बल के परिमाण को व्यक्त किया है कि बल का परिमाण है वो कितना होता है, लेकिन बल क्या है? सदिश राशि है। इसलिए इसके सदिश रूप को भी जानना जरूरी हो जाता है। तो देखते हैं सदिश रूप में बल को कैसे व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम एक निर्देश तंत्र लेंगे। मान लेते हैं ये हमारा कोई निर्देश तंत्र है और
इसमें इस निर्देश तंत्र में ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स तथा ये जेड एक्स। इस निर्देश तंत्र के अंदर ये बिंदुवत आवेश हैं वो स्थित हैं। मान लिया एक आवेश यहाँ स्थित है, दूसरा आवेश यहाँ स्थित है। पहले आवेश का परिमाण कितना है Q1 तथा दूसरे आवेश का परिमाण कितना है Q2 है। इस आवेश का जो स्थिति सदिश है ये मान लेते हैं R1 सदिश है। क्या है? R1 सदिश। किसी बिंदु को स्थिति को बताने वाला सदिश क्या कहलाता है? स्थिति सदिश। इसी प्रकार इस बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला जो सदिश है वो क्या मान लेते हैं हम? R2 सदिश मान लेते हैं। ये भी क्या है? एक स्थिति सदिश है, क्योंकि ये जो सदिश है वो क्या करता है? इस आवेश की स्थिति को बताता है, इसलिए ये क्या है? स्थिति सदिश है। इनकी बीच की दूरी r माने तो एक हम सदिश Q1 से Q2 की ओर परिभाषित कर देते हैं सुविधा के लिए। ये सदिश हम मान लेते हैं R सदिश है। इसका परिमाण कितना हो जाएगा? R, या फिर परिमाण को ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, R वेक्टर का मापांक, यानी इस सदिश का जो परिमाण है वो R ऐसे भी लिख देते हैं तथा इस रूप में भी इसके परिमाण को लिखा जा सकता है। इसका मतलब भी क्या है? इस सदिश का परिमाण यानी इस सदिश की लंबाई। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि जो फोर्स लगता है दोनों आवेशों के मध्य वो कितना होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दूसरी बात, दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। जैसे ये सजातीय आवेश हैं, जैसे ये दोनों ही आवेश क्या हैं? धनात्मक हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि Q1 आवेश Q2 पर किस दिशा में बल लगाता है, तो Q1 आवेश, अगर आवेश क्या है? सजातीय हैं, जैसे ये धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो ये आवेश क्या करेगा? इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो बल किस तरफ लगेगा? इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस तरफ, इस दिशा में। ये जो R वेक्टर है इस दिशा में लगेगा। अगर विपरीत आवेश हैं तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, तो भी बल किस दिशा में लगेगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, यानी इस तरफ लगेगा, R वेक्टर की दिशा में। अगर आवेश विजातीय हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो हम बात करें जैसे ये धनावेश है और ये क्या है? ऋणावेश। ये आवेश इस पर बल लगाता है तो किस दिशा में बल लगाएगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगाएगा। लेकिन अब की बार किस दिशा में? ये आवेश इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा, तो किस दिशा में बल लगेगा? R वेक्टर है उसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। अगर ये ऋणावेश है और ये क्या है? धनावेश है, तो भी ये क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो बल की दिशा क्या होगी? ये होगी। ये दिशा भी क्या है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की ही दिशा है। यानी आवेश हमेशा, ये आवेश खुद से दूर की ओर बल लगाए या पास की ओर बल लगाए इस आवेश पर, वो तो इसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। लेकिन जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है, यानी या तो इस दिशा में या फिर इस दिशा में। वो किस पर डिपेंड करेगा? अगर ये सजातीय आवेश हैं तो ये आवेश इस पर इस दिशा में बल लगाएगा। अगर ये विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो ये आवेश इस पर किस दिशा में बल लगाएगा? इस दिशा में बल लगाएगा। यानी बल जो लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। चलिए ये मान लेते हैं कि Q1 तथा Q2 क्या हैं? सजातीय आवेश हैं, एक ही प्रकृति के आवेश हैं। धनात्मक मान लें या फिर क्या मान लें? दोनों को ही ऋणात्मक मान लें। तो धनात्मक माने या ऋणात्मक माने, सजातीय आवेश माने, तो ये जो आवेश है वो इस आवेश पर किस दिशा में बल लगाएगा? इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। यानी किस दिशा में बल लगेगा? इस दिशा में बल लगेगा, R सदिश की दिशा में। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? R कैप की दिशा होगी। दिशा की बात करें तो ये दिशा कौन सी है? R कैप की दिशा, क्योंकि R कैप का परिमाण क्या होता है? इकाई होता है। इसलिए बल को इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। देखिए ये आवेश क्या माने? फिलहाल हमने सजातीय माने हैं। तो
अब हम Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाले बल की बात करते हैं। आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? इसको हम F122 आवेश एक से दूसरे आवेश की ओर बल परिभाषित कर देते हैं और वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? बल का जो मान है वो क्या हो जाएगा? KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ वेक्टर फॉर्म दे दिया बल को, तो इधर भी ये जो राशि है वो भी किस फॉर्म में होनी चाहिए? वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसमें डायरेक्शन दी है, तो इसकी जो डायरेक्शन है, ये जो परिमाण है, इसके साथ डायरेक्शन कौन सी है? बल्कि आर कैप की डायरेक्शन है। और यहां हम सदिशों के योग के त्रिभुज नियम की बात करें तो ये दो सदिश क्या हैं? क्रमागत हैं, टेल हेड। ये क्या है? विपरीत क्रम में है। तो इन दोनों सदिश का योग किसके बराबर होगा? सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से R2 वेक्टर के बराबर होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं? R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? R2 वेक्टर। तो R वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और एकांक सदिश की परिभाषा हम जानते ही हैं। एकांक सदिश किस प्रकार परिभाषित होता है? सदिश अपॉन उस सदिश का क्या आ जाएगा? मापांक। और आर सदिश की वैल्यू यहां से पुट करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मापांक, यानी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो Q1 आवेश द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कि Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आर कैप क्या है? आर कैप की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगी? R2 वेक्टर R1 वेक्टर। ये मैंने ब्रैकेट लगाया है, मापांक नहीं है ये। क्या है? मैंने ब्रैकेट काम में लिया है, और ये क्या है? मापांक है। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मापांक। तो ये क्या आ गई? आर कैप की वैल्यू आ गई। और परिमाण की बात करें, आर की बात करें, आर क्या है? परिमाण ही तो है। आर वेक्टर का क्या है? परिमाण है, आर है वो। तो इस वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा? आर वेक्टर का मापांक क्या आएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको हम सीधा आर से भी डिनोट कर सकते हैं। आर वेक्टर का ये क्या है? परिमाण ही तो है। परिमाण को ऐसे भी लिख देते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। एफ वेक्टर आवेश Q1 से Q2 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। ये आर स्क्वायर आ गया। और आगे फिर क्या चल रहा है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मापांक। तो इसको हम क्या लिख देंगे? F122 कि Q1 Q2 इंटू
R2 माइनस R1 अपॉन क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर का क्या हो जाएगा, मापांक का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। ये टर्म शायद कैमरे में आ नहीं रही, इसलिए मैं इसको आगे लिख देता हूं। ये जो बल है वो कितना हो जाएगा, F वेक्टर Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 के मापांक का होल क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये क्या हो गया, अगर आवेश क्या हैं, सजातीय हैं, एक ही प्रकृति के आवेश हैं, जैसे धनावेश मान लें तो बल का मान कितना होगा, सदिश रूप में हम इसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, यानी Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल जो होगा वो सदिश रूप में कितना होगा, इतना होगा। अगर आवेश विजातीय होते, विपरीत प्रकृति के आवेश होते तो क्या होता, तो देखिए ये जो बल होता, जैसे ये धनावेश है और ये क्या है, ऋणावेश है, तो ये आवेश इस आवेश को अपनी ओर खींचता, यानी बल की जो दिशा है वो ये नहीं होकर के क्या होती, ये होती। तो ये जो दिशा है वो क्या है, ये जो दिशा थी वो आर कैप की दिशा थी, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, ये दिशा माइनस आर कैप की हो जाएगी। तो यहां हम क्या लिख देंगे, अगर विजातीय आवेश होते हैं, अगर अपने मान लें कि ये आवेश क्या हैं, विजातीय हैं, तो फिर बल है वो सदिश रूप में क्या होगा, देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, आर कैप की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आर कैप आ जाएगा, और माइनस आर कैप आने से यहां फिर साथ में क्या चलेगा, माइनस चलेगा, और यहां भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस को इसमें शामिल करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहां माइनस नहीं लिखें यहां लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बल को आसानी से सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहले हमने नियम की शुरुआत में हमने चर्चा की कि जो कूलाम का नियम है वो निर्वात में स्थित आवेशों के मध्य तथा आवेश बिंदुवत हों, स्थिर हों, तभी एप्लीकेबल है, तभी लागू होता है। ये जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए अगर निर्वात नहीं हो तो क्या होगा, अगर हम इनके बीच में क्या रख दें, परावैद्युत माध्यम रख दें, तो परावैद्युत माध्यम क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। इसमें ऋणावेश तथा धनावेश के जो केंद्र हैं वो क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिससे इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो प्रभावित होता है, इसलिए बल क्या होता है, प्रभावित होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कूलाम का नियम है वो किसके लिए किस परिस्थिति में लागू होता है, किस सिचुएशन में, वो क्या है, निर्वात की कंडीशन है। अगर यहाँ माध्यम होगा तो वो क्या हो जाएगा, परावैद्युत माध्यम है तो वो ध्रुवित हो जाएगा, ध्रुवित हो जाने के कारण यहाँ जो आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, प्रभावित होगा, इससे बल भी क्या होगा, प्रभावित होगा। बल का मान इस सूत्र से निकालेंगे उतना नहीं आ पाएगा। तो ये क्या था, कूलाम का नियम था। और दूसरी बात, आवेश क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। आवेश गतिशील होंगे भले ही उनके बीच की दूरी क्या हो, आर हो, फिर हम बल की गणना कूलाम के नियम से नहीं कर सकते। उसकी गणना फिर आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बजाय इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में की जाती है, जो कि आगे का विषय है। फिलहाल ये जो नियम है जो आपने पढ़ा वो केवल बिंदुवत आवेशों के लिए है तथा निर्वात में, तथा तीसरी कंडीशन क्या है, स्थिर आवेशों के लिए है। बिंदुवत का मतलब ये है कि आप कूलाम के नियम से ये जो दो वस्तुएं हैं, मान लें कि इस पर आवेश का परिमाण कितना है, और Q1 है, और दूसरी जो वस्तु है वो गोलाकार है और उस पर आवेश का जो परिमाण है वो कितना है, Q2 है। अगर हम कहें कि इन दो वस्तुओं के मध्य बल की गणना करते हैं कूलाम के नियम से, तो हम कूलाम के नियम से बल की गणना यहां
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आवेश, ये जो आवेश हमने लिए हैं वो बिंदुवत नहीं हैं। कूलाम का जो नियम है वो केवल किसके लिए लागू होता है? बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। तो ये था कूलाम का नियम। इसके आगे हम कल के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।